हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 3 दैट इज योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। तो इसमें हम ओबेसिटी और डायबिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अस्थमा को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आए डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अस्थमा। अस्थमा होता क्या है? जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, जिसके थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं, है ना, सांस को अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, फिर हमारी जो बॉडी उसमें से ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है, राइट। लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर पतला हो जाए, सोचो सूज जाए, या फिर सपोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इतना बड़ा है तो ज़्यादा एयर अंदर आ रही है। अब यही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर पतला हो जाए तो कम एयर अंदर आ रही है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी फिर उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है। लेकिन जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पतला हो जाता है, या तो सूज जाता है या तो नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अस्थमा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एयर को इनहेल नहीं कर पाता। वैसे तो अस्थमा हर एज ग्रुप के लोगों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड में ये देखने को मिलता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी होती है, स्किन ब्लू हो जाती है, वीज़ करता है इंसान, यानी जब सांस लेता है तो आवाज़ करता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, थकान हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, हेडेक हो जाता है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स रहेंगे। और कॉजेज़ क्या रहेंगे? चेस्ट टाइटनेस, यानी कि किसी तरीके की एंजाइटी होती है बिकॉज ऑफ डस्ट, एयर पोल्यूशन या फिर पोलन ग्रेन्स। ठंडी हवा से हो सकता है अस्थमा, स्मोकिंग से हो सकता है, या फिर किसी तरीके के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो भी अस्थमा हो सकता है। अब इसके बहुत सारे आसनाज है, ताड़ासन, मत्स्यासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उष्ट्र आसन, राइट। तो ये सारे ही आसन को हम देखने वाले हैं। कुछ आसन जो हैं वो रिपीट हुए हैं, बट वील डिस्कस इट फॉर द रिविजन पर्पस। सो फर्स्ट इज ताड़ासन। तो हमने ये पढ़ चुके हैं, ताड़ का मतलब होता है माउंटेन। तो इसमें क्या करना है? पहले सिंपली खड़े हो जाना है, फिर टो पे खड़े होकर हाथों को ऊपर ले जाना है, इंटरलॉक कर लेना है, राइट। तो वो होता है ताड़ासन। तो ताड़ासन हमारी बॉडी के पॉस्चर को इम्प्रूव करता है, पेट के एरिया में, बटक्स के एरिया में जो फैट है उसे कम करता है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फीट है उसमें एक आर्क बनना चाहिए, लेकिन फ्लैट फीट में आर्क नहीं बनता है, उसे सॉल्व करता है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या उसे नींद नहीं आती है, हेडेक होता है, तो उसे नहीं करना चाहिए। एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज भुजंग आसन, यानी कि कोबरा पोज। भुजंग यानी सांप लिया। जब इंसान इस पोज को करता है तो उसकी जो बॉडी है एक सांप की तरह दिखती है, इसलिए इसे भुजंग आसन कहा गया है। सिंपली उल्टा लेट जाना है, फिर बॉडी को ऊपर ले जाना है, हाथों को सीधे रखना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे डायबिटीज़ को क्योर करता है, डाइजेस्टिव फंक्शनिंग अच्छा करता है, डाइजेशन जो है इंसान का अच्छा हो जाता है। बहुत सारे जो आसनास होते हैं वो कब्ज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, नेक की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, काइफिसिस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। काइफिसिस हमने पढ़ा था कि जो स्पाइन है, अपर स्पाइन में एक आधा चांद बनता है, कर्व से हमने याद रखा था। तो काइफिसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और मोटापा कम करता है। लेकिन जिसको भी बैक पेन की प्रॉब्लम हो या हर्निया हो उसे ये नहीं करना चाहिए। बैक पेन क्योंकि जब ये आसन ऐसे करेंगे तो यहाँ पर बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, राइट। यहाँ पर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो नहीं करना चाहिए। और हर्निया एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं अपनी जगह पर न रहकर जब बाहर की तरफ मूव करते हैं तो उसे हर्निया कहा जाता है, जिसमें इंसान को बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसे ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज धनुर आसन। धनुर मीन्स बो, यानी कि धनुष। तो जब ये आसन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी बॉडी एक धनुष के जैसे दिखती है, इसलिए उसे धनुर आसन कहा गया है, राइट। उल्टा लेट जाना है, पैरों को पीछे ले जाना है, फिर हाथों को पीछे ले जाते हुए उसे पकड़ना है,
राइट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एलिमेंट्री कैनाल अच्छी हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारी जो आहार नली है वो अच्छी हो जाती है। लिवर अच्छा हो जाता है। पैंक्रियाटिक और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो टोन हो जाती हैं। और अब्डोमिनल एरिया, पेट के एरिया में जो भी एक्स्ट्रा वेट है वो कम हो जाता है। अगेन जिनका हार्ट कमज़ोर है, हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए और सोने से पहले ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज उष्ट्र आसन। उष्ट्र का मतलब होता है कैमल। तो जब ये कोई भी इंसान इस आसन को करता है तो उसकी बॉडी कैमल के जैसे दिखती है, राइट। तो घुटनों के बल बैठ के बॉडी को पीछे ले जाना है और हाथों से पैरों को टच करना है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। कब्ज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसी भी तरीके के पीठ में दर्द हो, बैक एक हो, राउंड शोल्डर्स हो, हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि राउंड शोल्डर्स में क्या होता है, जो शोल्डर्स हैं वो राउंड हो जाते हैं ज़्यादा वज़न उठाने से। और बहुत सारे रीजंस हमने देखे थे जिसकी वजह से जो शोल्डर्स हैं वो ड्रूप हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शनिंग करने देता है। थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, जिसमें जो मेटाबॉलिज्म में और बॉडी की फंक्शनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और जो भी अस्थमा से लोग पीड़ित हैं उसे ठीक करता है। अगेन जिनको बैक में प्रॉब्लम हो नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितने भी झुकने वाले आसन है कहीं ना कहीं बैक पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो जिनको भी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज गोमुख। तो गो का मतलब होता है गौ माता, हमारी काऊ, एंड मुख का मतलब होता है चेहरा। तो इसका मतलब है काऊ फेस पोज इसे कहा जाता है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेना और पीछे से हाथों को पकड़ना है, एक दूसरे पे क्लैप्स करना है या उंगलियों को जोड़ना है, राइट। तो इसे गौमुख आसन या काऊ पोज भी कहा जाता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रीढ़ की हड्डी को, पूरी बॉडी की जो मसल्स है वो टोन हो जाती है, अस्थमा ठीक हो जाता है और बैक का जो पेन है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जिनको भी शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कपाल भाती। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, जिसमें क्या करना है, इनहेल तो हमें बहुत धीरे धीरे और स्लोली करना है, लेकिन एक्सहेल काफ़ी ज़्यादा क्विक और फोर्सफुल होता है। आपने बाबा रामदेव को ये करते हुए काफ़ी बार देखा ही होगा। वो कपाल भाती के बहुत सारे बेनिफिट्स भी बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनहेल तो स्लोली करते हैं, लेकिन एक्सलेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक और फोर्सफुल होता है, पेट पर काफ़ी ज़्यादा जोर आता है, राइट। तो ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग को अच्छी करता है, राइट। तो अस्थमा में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी ही तो प्रॉब्लम है, जो ट्रैक्ट है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सूज जाता है, तो उसी को ये ठीक करता है। तो अस्थमा रिलेटेड अस्थमा को ठीक करता है। हेयर लॉस की अगर प्रॉब्लम हो, साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसे भी ठीक करता है। और एसिडिटी और गैस रिलेटेड इश्यूज़ को भी ठीक करता है। लेकिन किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी तरीके का दिल का डिसीज़ है, बीमारी है, उनको ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो विमेन हैं जो पीरियड्स में हैं, जिनको पीरियड्स आया हुआ है, उस वक्त उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हेलेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड नॉर्मल है, लेकिन एक्सलेशन काफ़ी क्विक और फोर्सफुल है। पेट की मसल्स पे बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो जब विमेन को पीरियड्स आते हैं तब उनको ये नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये नहीं करना चाहिए। और आमतौर पर पेट जब खाली हो तभी ये आसना को करना चाहिए। नेक्स्ट इज मत्स्य आसन। मत्स्य यानी मछली, तो इसे फिश पोज कहा जाता है। इस तरीके से इसे करना है, बॉडी को यहाँ से ऊपर उठाना है और हाथों को सीधे लाते हुए नीचे रखना है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इट हेल्प्स इन ओपनिंग द चेस्ट एंड करेक्ट्स राउंड शोल्डर्स। तो राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। अगेन राउंड शोल्डर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जो शोल्डर्स हैं स्ट्रेट होने की जगह राउंड हो जाते हैं भारी वजन उठाने से, ज़्यादा झुकने से, तो उसे ठीक करता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उसे ठीक करता है। लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगेन लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएगा तो अस्थमा की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बैक की मसल्स को अच्छा करता है। बॉडी में जितनी भी जकड़न है, स्टिफनेस है नेक में, शोल्डर्स में, उसे ठीक करता है। स्पॉन्डिलाइटिस यानी रीढ़ की जुड़ी हड्डी से जितनी भी दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करता है। अगेन जिसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आती हो, माइग्रेन हो, लोअर बैक या नेक में इंजरीज हो, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऊर्ध्व हस्तोत्तन आसना। अब इसमें क्या होता है, सिंपली सीधे खड़े हो जाना और हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, सिंपली बस यही करना है, राइट।
पर ये बहुत ही सिंपल सा आसना है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अस्थमा और हेवी ब्रीदिंग की जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, फिर हिप्स के अराउंड जितना भी फैट है उसे कम करता है, नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? बॉडी के जो भी मैसेजेस है ब्रेन में ले जाना, ब्रेन के मैसेजेस को बॉडी में लेके आना या बॉडी को देना, जिसकी वजह से जो मूवमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है इंसान की, तो नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है। फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है, पेट की मसल्स को टोन करता है। अगेन, जिन लोगों को भी बैक, नेक या शोल्डर से जुड़ी कोई समस्या हो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज उत्तन मंडूकासन। अब ये हमने पिछली वीडियोस में मंडूकासन पढ़ा था। मंडूक कहाँ से निकला है? मेढक से, और मेढक यानी फ्रॉग पॉस्चर इसे कहा जाता है। अब उत्तना मंडूकासन में क्या करना है? पैरों को इस तरीके से खोल के हाथों को पीछे ले जाकर इस तरीके से ऑपोजिट शोल्डर को टच करना है, राइट। तो उसे उत्तन मंडूकासन कहा गया है, राइट। आपको नाम याद रखना है। मंडूकासन डिफरेंट एक आसना है जो हम पढ़ चुके हैं, और उत्तन मंडूकासन इस आसन को कहते हैं, राइट। तो ये नेक पेन में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, नेक पेन को कम करता है। इससे थ्रोट मसल्स भी काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, तो थ्रोट पेन अगर है तो वो भी कम हो जाता है। फिर आप देख सकते हो कि बैक और अपर बैक और लोअर बैक की मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं और पैर की भी हो रही हैं, तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और बैक पेन से रिलीफ देता है। और एल्बो यानी कोहनी जो होती है उसको अच्छे से स्ट्रेच करता है, तो एल्बो जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगेन, जो विमेन है जो प्रेग्नेंट है या फिर उनके पीरियड्स हैं तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जिनको भी नी जॉइंट में पेन है, घुटने में पेन है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज वक्रासन। वक्रासन में क्या करना है? पैरों को इस तरीके से रख लेना है, हाथ को सीधा ही रखना है और बॉडी को थोड़ा सा टर्न करते हुए पीछे देखना है, और दूसरा जो पैर रहेगा वो सीधा ही रहेगा। अब ये आसन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये क्या करता है? पैंक्रियास को अच्छा करता है, जिससे डायबिटीज़ से जुड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। हमने ऑलरेडी डायबिटीज़ में पढ़ा था कि पैंक्रियास का काम क्या होता है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। जब बॉडी में अच्छी तरीके से इंसुलिन बनता है तो ये जो इंसुलिन है बॉडी में जो शुगर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पैंक्रियास की फंक्शनिंग अच्छी हो रही है, जिसके कारण डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस यानी डाइजेस्टिव फंक्शनिंग अच्छी करता है, तो डाइजेशन अच्छा रहता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है वो दूर होती है, पेट की अच्छे से मसाज हो जाती है, पेट के अराउंड जो फैट है वो कम हो जाता है, और रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगेन, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया है, हम डिस्कस कर चुके हैं हर्निया क्या है, जब ऑर्गन्स अपनी जगह पर रहकर बाहर मूव करते हैं, एंड अल्सर, पेट में जो छाले हो जाते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। लास्ट है अनुलोम विलोम। अब ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आलकी पालकी मार के बैठ जाना है। फिर क्या करना है? राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट हैंड से जब राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से उसको एक्सेल करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को और बंद करके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके राइट से एक्सेल। सिंपली आपको ये याद रखना है। सपोज़ ये आपका राइट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद कर लो, है ना। तो आप क्या करोगे? लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लोगे, जैसे ही लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लोगे फिर उसको आप बंद कर लोगे, राइट, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से उसे निकालोगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेके लेफ़्ट से निकालोगे, लेफ़्ट से वापस लेके इसे बंद करके इससे निकालोगे, तो उसे ही अनुलोम विलोम कहा जाता है, राइट। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है बॉडी में और बॉडी नरिश हो जाती है। टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी से, जो गंदगी है, गंदी चीज़ें हैं बॉडी से, वो रिमूव हो जाती हैं, ब्लड साफ़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से बॉडी से निकलती है। ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, ब्रेन को कामनेस, बॉडी को कामनेस प्रोवाइड होती है, एंजाइटी को कम करता है। और जिस भी व्यक्ति को कोल्ड है या फिर फीवर है उसे ये नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे आसनास रिलेटेड टू अस्थमा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।